नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत उसका अध्याय 2 हम पढ़ेंगे। आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था, क्या कब कहाँ और कैसे, हमारे अतीत का ही, कक्षा 6 का, जिसकी वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको इस पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझ में आ सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमसे जुड़ी हुई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। आइए बिना समय व्यर्थ करे हम पढ़ते हैं कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक क्या है। तो 6th क्लास का ये बहुत सुंदर सा चैप्टर हम शुरू करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। ठीक है, तुषार आपको पता है एक स्टूडेंट है। तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। मतलब आज से 150 साल पहले ही रेल का निर्माण हुआ था, बस तो इसके कुछ दशक बाद ही आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो आइए अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो आरंभिक मानव, जो शुरू के इंसान थे, शुरू के हम मानव लोग थे, इधर से आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न है यहाँ पे, इस बच्चे का ही है और इस बच्चे हम सभी का प्रश्न है जो कि हमें इस किताब के माध्यम से प्राप्त होगा। आप बिल्कुल मुझे अपने मित्र की तरह समझ सकते हैं, जिसमें मैं आपको इस पार्ट के अंदर क्या हो रहा है एक सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। और मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि इससे जो इस किताब की जो मुख्य भाषा है उससे हम जुड़े रहे, उसकी जो धारा में हम बहते रहे, ताकि जब हम प्रश्नों के उत्तर लिखें अपनी कॉपी के अंदर तब हमें परेशानी ना हो। और हमें पता होना चाहिए कि इन सारे शब्दों का क्या महत्व है और क्या अर्थ है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो होंगे उसके हम आपको बताएंगे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं, आइए हम शुरू कर रहे हैं, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आखेटक मतलब आपको पता है जो खाना इकट्ठा करते हैं, खाद्य संग्राहक है। खाद्य मतलब खाना और संग्राहक मतलब इकट्ठा करना। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ये पहले पुराने मानवों के बारे में बात करी जा रही है ना, आपको ये भी याद रखना है, थे क्या बोला गया है। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के लिए कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वह एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो उनसे बचाने के लिए इनको वहां जाना पड़ता था। और जो इनके भेड़ बकरी घास खा लिया करते थे उनको दूसरी जगह लेके जाना पड़ता था। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जैसे कि आपको पता है आम गर्मियों के मौसम में आते हैं। ठीक है, अगर उस समय आम का, जैसे अगर आम के फल हुआ करते होंगे तो
अगर वो सर्दियों के समय में उसका इंतजार करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा, तो उनको सही समय पे सही मौसम के अनुसार उनकी तलाश के लिए वहाँ पे जाना पड़ता था। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यदि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। ठीक है, आपको पता है कि पुरातत्वविद जो हमारे होते हैं, ठीक है, जो खुदाई करते हैं, जो इनकी पढ़ाई करते हैं, आसपास में जो आपके होते हैं, वह उनको ऐसी ऐसी वस्तुएं मिली है जिसमें लकड़ी और हड्डी और पत्थरों के औजार बने हैं, जिनसे वह इनमें से आप पत्थरों के औजार आज भी बचे, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं, और पत्थर तो आपको पता है कि कई सालों तक, हजारों साल तक भी धरती में दबा रह सकता है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, मतलब पकड़ने के लिए जो चीज होती है, डंडा जैसे कहते हैं, लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से है कि पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों के, ठीक है, जैसे पत्थर से वो जड़ें खोदते थे, ठीक है, और खोद किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया करते थे। इस प्रकार से नोकीले पत्थर का वो इस्तेमाल करते थे। उस टाइम तो उनको पता नहीं था कि लोहा और लोहे से सुई और ये धागा कैसे बनाया जाता है, हथियार कैसे बनाए जाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि उस समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, लोहा ऐसा नहीं बना था। रहने की जगह निर्धारित करना, मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुराने स्थान हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। देखिए, आपको यहाँ पे देखेंगे कि जो त्रिकोण है वो पूरा पाषाणिक, बहुत पुराने काल के हैं, ठीक है। भीमबेटका, हुसगी, कुरनूल गुफाएं, ठीक है, और जो त्रिकोण है, ठीक है। उसके बाद में नवपाषाण पुरास्थल है जो चकोर नीले रंग के हैं, जिसमें पय्यमपल्ली, हल्लूर, ठीक है। और इधर उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो कोलिडहवा, महागढ़ा, मेहरगढ़, उधर आपको पाकिस्तान की तरफ दिखेगा, ठीक है। और बुर्ज होम कश्मीर में दिखेगा, जम्मू की तरफ, और दाओजली हेडिंग, ठीक है। और आपको नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी, गंगा, ये सब आपको दिखेंगी। तो उस समय इन सब के नाम अलग हुआ करते थे, ठीक है। उस समय हम लोग इन नामों से उनको जानते थे, जो आज के समय में हम इन नामों से नहीं जानते। और उस समय जिस प्रकार से हमारा देश कई राज्यों में विभाजित था, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उस समय वो नहीं था। ये हम लोगों ने बाद में विभाजित किए हैं। तो हम लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भीमबेटका, आज के मध्य प्रदेश में उस समय का भीमबेटका की स्थान हुआ करता होगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जैसे कोई जानवर है, उसके पीछे कोई इंसान दौड़ रहा है। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अभी आपको बताना है कि मैंने किसके बारे में मध्य प्रदेश में किसका उदाहरण आपको दिया था, उन गुफाओं के बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे ये
चित्र है। इन्हीं गुफाओं के मध्य में ये सब हमें जानने को मिला। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, आज का मध्य प्रदेश, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि भाई अगर कोई खतरनाक जानवर वानवर है उनसे बचने के लिए, और यहाँ पे बताया गया है कि धूप से और गर्मी से बचने के लिए। और नर्मदा घाटी का मतलब है नर्मदा नदी की आसपास की जो घाटियाँ थी, स्थान थे वहाँ पे जहाँ से नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। तो आग की खोज, लेकिन अब आग की खोज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। इस वीडियो में हम आग की खोज को नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि हमने अभी पुरास्थलों के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि भोजन की खोज में वो किस प्रकार से इधर से उधर जाया करते थे। और मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और इससे पहले की वीडियोज आप देख सकते हैं। कक्षा 6 की भूगोल की पृथ्वी हमारा आवास, वसंत, ध्रुवा और विज्ञान की सारी बुकों की जो सीरीज़ हैं हमारे चैनल पे हैं ऑलरेडी। उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे ताकि आप वहाँ तक डायरेक्टली पहुँच सकें। और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे से जुड़ी हुई 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, 10th सारी वीडियोज़ आपको मिल सके और अपने दोस्तों तक भी पहुँचा सकें। ऐसे समय में जब हमारे पास पढ़ने के लिए मटेरियल भी बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है ऐसा समय है कि किताबें नहीं मिल रही हैं बाज़ार में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको YouTube के द्वारा आप इन वीडियो को से पढ़ सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे उस पर वीडियो बनाने का। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।